बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत को अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करनी चाहिए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल अहम इजलास तलब किया गया है। इजलास से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के नजरसानी फैसले में 12 जजेस के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने की इस्तदा कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामान में पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान की मुमकिना हैसियत क्या है और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद क्या नए सियासी मंजरनामे तश्कील हो रहे हैं? अदालत तय करेगी और अदालत ने तो तय कर दिया मेरा ख्याल है। अब मुझे नहीं पता कि इसको तहरीक इंसाफ शायद दोबारा अदालतों से रुजू कर रही है। एक जो वकला की राय है वो ये है कि दोबारा रुजू करना चाहिए, दूसरा है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं बात वही दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अस्करी, सफारती और बड़ी हद तक माशी जो एक ऐसा ख़तरा था जिसमें लोग डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी और वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हो रही थी, उससे हम निकले हैं। लेकिन इसको सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है और ये सस्टेन उस वक्त होगा, सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त होगा जब इन तीनों मामलात को एक साथ रख के देखा जाए। मईशत भी एक सिक्योरिटी का इशू है बहुत बड़ा और इसको सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे और मईशत का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो ये है कि मुल्क का जो सिस्टम है या मुल्क का जो जिस तरह पूरा मुल्क पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है, ये वो जगह हैं जहाँ पर अरबों खरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। सड़कें बनाई जा चुकी हैं, बार बार पुल बनाए जा चुके हैं, बार बार हर साल तरक्याती बजट जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। एक कर्जा कमीशन रिपोर्ट जो है वो कहीं तैयार हुई थी, कितना कर्जा लिया है, मतलब ये सारा जो है, और इसमें अकाउंटेबिलिटी लाजिम है। और अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर आप जो गरीब गुरबा को पकड़ने के बजाय जो 100, 200, 500, 1000 मगरमच्छ हैं उनको आप पकड़ लें और उसके बाद उनको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप दहशत गर्दों को ट्रीट करते हैं, उसी तरह माशी दहशत गर्दों को ट्रीट करें, तो आप देखें कि कैसे मुल्क के अंदर जो है वो मामला ठीक होने की तरफ जाते हैं। ये जो गैंग्स हैं, ये गैंग्स हैं ना क्राइम के अंदर, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो ये कहीं धमाके होते हैं, कहीं दहशत गर्दी होती है, कहीं, और ये सब के पीछे जो है वो फॉलो द मनी। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि ये जो हमें पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लेके और कराची और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध में, पूरे मुल्क में जो ये हमें नज़र आ रहा है, ये अब कहीं पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं क्या सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेंगी, वो आम लोग क्या करेंगे, गरीब गुरबा। लेकिन यह है कि इनके ऊपर जो पैसा खर्चा हुआ है वो पैसा किधर गया है, ठीक है ना। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और वो तो कहते हैं वो तो तय है ना, 60% तो ठेकेदार ने लेना है, बस तय बाकी की बात करते हैं। ये इस तरह से मामला चलते हैं इस मुल्क में। तो ये जो है, इसको मेरे ख्याल से जहाँ हमने इतनी फतूहात हमें मिली हैं, फतूहात है ना, वही गवर्नेंस का मसला बड़ा बुनियादी मसला है, और उसमें जो हमारी यूथ है और अगली नस्ल है उसको हमने इस तरह दे के नहीं जाना ना, इसको ठीक करना है। ख़राब अगर हमने खुद किया है तो फिर ठीक भी हमने खुद ही करना है इसको, बाहर से तो लोग ठीक नहीं करेंगे आके। अच्छा, हालात इतने कशीदा हैं पूरे ख़ित्ते के कि जैसे एक पॉज का बटन दब गया कहीं, और वो पॉज का बटन जो है वो हटेगा और फिर दोबारा जंगें, तनाज़ात खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह शुरू हो जाएंगे, और उसमें बड़े वाक़यात, मज़ीद बड़े वाक़यात जन्म ले रहे हैं। मसलन एक जो आज कामरान यूसुफ साहब की ख़बर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगी है और इंडियन मीडिया ने भी उसी को उठाया हुआ है, और वो मेरा ख्याल है कि शायद इस ख़ित्ते की एक जियोपॉलिटिक्स हमेशा ख़ित्ते से, आपके पड़ोसियों से शुरू होती है, आप जहाँ मौजूद हैं पहले वहाँ से शुरू होती है। इसी तरह जो मामलात को ठीक करना है वो आपके घर से शुरू होता है। घर से मुल्क हमारा, ये घर है हमारा, तो इसीलिए ये सड़कों पे पानी देख के और ये डूबते लोग देख के ये एहसास करें कि ये हम हैं, ये हमारा घर है और हमने क्या हाल किया वो अपने घर का। तो इसको अपना घर समझेंगे तो ठीक कर लेंगे।
अगर इसको हम समझेंगे कि ये वो तो दूसरे मर गए, वो तो दूसरी तबाही आ रही है, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और हमारे महलात बनते रहेंगे और ये इस तरह। तो मैं कह इसको अपना घर समझेंगे तो ये ऐसे ठीक होगा, ठीक है। घर में कोई चोरी करके चला जाए, हम क्या करते हैं उसके साथ? तो जो ये हमारा घर है और इसमें कोई चोरियाँ कर रहा है और पैसे लूट रहा है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? अब इशू ये सारा कि जो खत्ते में जो अब देखें ना, जियो पॉलिटिक्स एक बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे, और उसको कोई एक दिन नहीं लगा, उसको कोई हफ्ता नहीं लगा, उसको 15 दिन नहीं लगे, एक ग्रेजुअल होते 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 एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक तारीखी इस रीजन में एक आप समझें कि एक नया सिस्टम हमारे सामने आ रहा है, और अच्छी तरह से सबको याद होगा। और मैं तो जाहिर है कि सामने की बात ये है कि जी पाकिस्तान जो है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है, और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, ये पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही साइन ऑफ करके और कंबोडिया बनाएंगे और ये करेंगे और यहाँ ये बैठेगा अमरुल्लाह साले। और मैं एक दफ़ा गया वहाँ पे, कहते हैं ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल वो सामने कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं, ये कोयटा में है ना, कोयटा में बिल्कुल सामने कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं, लाइन से इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं, और यहाँ जो बात कर रहे हैं वहाँ सुन रहे हैं बैठ के, और वो तो मसला कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते जो है ना वो मतलब पाकिस्तान। फिर ये एक नई इस्तिलाह आ गई थी एफ पाक, और मुझे याद है ये रिचर्ड हॉलब्रुक, जानी रिचर्ड हॉलब्रुक के ज़माने में ये इस्तिलाह आई थी ओबामा दौर में, और उसके बाद जो है वो फिर ये आता रहा बार बार ना कि जी वो पाकिस्तान की तरजीहात में अमेरिका नहीं है। ये अभी आज से 6 महीने पहले अमेरिका पाकिस्तान की तरजीहात में नहीं है, वो तो वॉर ऑन टेरर होता था। हमारे बड़े बड़े तुर्रम खान यहाँ बैठ के कि जी वो पाकिस्तान की तरजीहात में नहीं है, वो तो वॉर ऑन टेरर के हवाले से था ना, बस उसका तरजीहात में पाकिस्तान है ही नहीं। अच्छा जी, इतना वो जैसे कहते हैं ना कि यानी माजरत ख्वाना रवैया। मुझे नहीं पता कल से ये बंद होने जा रही है यूएसएड फर्स्ट से, तो उसके क्या असरात पड़ेंगे लोगों पे पूरी दुनिया के। अच्छा काम भी होता था, लेकिन बाकी जो मामला चलते थे उसका क्या असर पड़ेगा। तो बात ये सारी कि ये जहाँ पर पाबंदियाँ लगती हैं ना, जहाँ मुश्किलें, जिन घरों में भी मुश्किलें होती हैं ना, उन घरों में भी बच्चे लोग मेहनत करके काम करके आगे बढ़ना सीखते हैं, और जिनके बच्चों ने ऐसे हाथ से पानी पिया हो ना नलके से, उनको पता होता है कि पानी की क्या कदर है, और जिनके खाने भी बाहर से आते हो तो उनको तो फिर परवाह क्या होगी कि ये कितने लोग, ये क्या हो रहा है मुल्क में। अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये पूरे खत्ते में जो मैं बात कह रहा था पाकिस्तान के हवाले से अभी चंद रोज़ पहले, अब जनाब क्या हुआ है कि इस सार्क एक फोरम, ये वैसे साउथ एशिया, ये सारे टर्म्स को छोड़ दें, यूरोपियन टर्म्स को, लेकिन बहरहाल साउथ एशिया, और साउथ एशिया तो पता नहीं कितना बड़ा एशिया है, तो कहाँ से साउथ, बहरहाल यूरोप की टर्म्स हैं जो कॉलोनाइजर्स थे, तो चलें हम साउथ एशिया कह लेते हैं इसको। लेकिन अब साउथ एशिया अभी तो ग्रेटर साउथ एशिया कहें, क्या कहें उसको। ये बात थी कि जी पाकिस्तान जो है ना, अब हर तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर वो बैठ जाएंगे आके, और वो जो है इलाके के चौधरी जो है उनको ठेका दे दिए सारा, उधर हसीना वाजिद को ठेका दे दिया है, उधर ये दे दिए, उधर ये दे दिए, इधर अमरुल्लाह साले बैठ जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, पाकिस्तान बीच में पता नहीं कैसे। अब जनाब इतना बड़ा वाक़या है ये, अगर ये आप समझें कि ये जो रुबा सदी ख़त्म हो रही है ना, 21वीं सदी जो है वो 25 साल उसके मुकम्मल हो रहे हैं, और 25 साल जब शुरू हुए थे तो पाकिस्तान बदकिस्मती से वो जो 9/11 के बाद के हालात गुजरे, बहुत मुश्किल हालात गुजरे, बहुत मुश्किल हालात, और उसमें दहशतगर्दी, लोगों की जानें गई, तबाह, मुल्क में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, फलां बहुत पाकिस्तान को नहीं इस्लाम को। अब जनाब आज जो है वो तकरीबन भारत के जो अखबारात हैं, मैंने आपसे कहा कि ये पाकिस्तान में भी
ये ख़बर जो है ये बड़ी कामना नहीं सबके, लेकिन इंडिया में अगर हम दिखा सकें तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। और ये ख़बर ये है कि जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें मालदीव भी होगा, इसमें श्रीलंका भी होगा, इसमें नेपाल भी होगा, इसमें सारे जो मुल्क हैं भारत के अलावा, वो एक इलाकाई ताउन की बहुत बड़ी तंजीम बनने जा रही है। और वो सार्क तो इंडिया ने खुद ही ख़त्म कर दी थी, और ख़त्म इसलिए की थी कि हम तो यहाँ के, हमसे कौन, हमारे मुकाबले में कौन है ये छोटे छोटे मुल्क सारे, इनकी हैसियत क्या है। और वो इसलिए कि वो अमेरिका, ठीक है, चौधरी साहब ने हाथ उठाया तो मुल्क अपने पैरों पे खुद खड़ा होता। भारत, बड़ा पोटेंशियल इनके लोगों में, ऊपर आरएसएस बैठ के लोग। अब जनाब ये जो है ये 32nd पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश पुश फॉर न्यू ब्लॉक टू काउंटर इंडिया रिप्लेस सार्क। ये सारे मुल्क जो हैं आपस में सार्क को रिप्लेस करते हुए सारे मुल्कों का रीजन में ब्लॉक बन रहा है, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, ये मीटिंग हो गई है चाइना में, इनिशियल मीटिंग हो गई है, बाकी मुल्क भी साथ जा रहे हैं, और उसके असरात ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस का अलामिया था उसमें सामने आ गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इज इंडिया बीइंग साइडलाइंड, पाकिस्तान चाइना प्लॉट, ये नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई पता नहीं कोई क्या है भाई, प्लॉट न्यू ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क इन बिग शिफ्ट ऑफ पावर। टाइम्स ऑफ इंडिया 33, इंडिया टुडे 31st to counter India, China, Pakistan, Bangladesh creating a SAARC replacement. Times of India, new regional power block, China planning to replace SAARC. उसके बाद मतलब क्या चाइना ने प्लान करना है, किसने करना है भाई, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये जाती है मोदी सरकार पे, जिन्होंने इस खित्ते के तमाम ममालिक को, मतलब है कि ये मजबूर कर दिया, मतलब वहाँ इलेक्शन की कैंपेन चलती थी कि मतलब इंडिया इन इंडिया आउट, इस तरह करके। बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों लोग निकले हुए सड़कों पे, लेकिन हसीना वाजिद बैठी हुई हैं, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे, तो लोग कह रहे हैं नहीं आना, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, वे हसीना वाजिद बैठी हैं, हमेशा बैठी रहेंगी। एक एक करके इन्होंने सारे मुल्कों के साथ, भूटान को जनाब खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता भूटान, ये मुल्क ये नहीं कर सकता, नेपाल के अंदर हमारी मर्जी की हुकूमत आएगी, और पाकिस्तान में तो खुल के अब जो बातें होती रही हैं पिछले चंद महीनों पहले तक, अब ये जनाब कंटेन पाकिस्तान और कंटेन चाइना से होते 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 होते, होते इंडिया, ये मेरा ख्याल है एक तवील अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि इंडिया कंटेन हो गया है, और इंडिया कंटेन हो गया है चारों तरफ से। और अब मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स में क्या एससीओ ब्रिक्स ये नया सार्क बन जाएगा, तो इनके आपस में ज़बरदस्त ताल्लुकात, इस खित्ते में ज़बरदस्त ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, कल्चरल, और हर तरह से ये मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिकल, पहले जो 25 साल हैं उनमें जो बड़े वाक़यात, अप्स एंड डाउन्स, तो तारीख़ तो कभी अपनी जगह रुकती नहीं है, वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है कि इन्हीं 25 सालों में मोदी जी ने सार्क को ख़त्म किया और अपने आप को डिक्लेयर किया खुद, और कि हम जी इस इलाके के जो है वो चौधरी हैं, ये मोदी जी, ये सारी इनकी मैं आप यकीन करें, मुझे नहीं पता ये कैसे इंडिया के लोग जो बाशऊर लोग हैं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इनको अभी तक। वो वहाँ पे आपने देखा है ना, वो जो एक वो जो डिफेंस अटैशी ने भी कह दिया है कि जी वो जहाज़ गिरे हैं और ये सारे, तो ये बस मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अब ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है पूरे खत्ते में, और उसको कैसे वहाँ पे लोग इनको बर्दाश्त कर रहे हैं मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और मैं तमाम इस खत्ते में अमन, सुकून, शांति और आपस के राब्ते, और काश यहाँ पे दरमियान में ये आरएसएस बैठ के अपनी पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का नक्शा उसी तरह से ना बना रहे होते जिस तरह से, और ये उस तरह से अपने जो है ना मोदी जी अपने कज़न से पूछ के कि भाई तुम ग्रेटर इसराइल बना रहे हो तो मैं भी अखंड भारत बनाता हूँ, तो उधर वो मुकम्मल टोटल
जबरदस्त दोनों, ये लफ्ज़ लगता है इन्हीं हालात के लिए था, उधर वो प्लान, उधर वो प्लान, उधर नेतन्याहू साहब, उधर ये, उधर वो। ये बहुत बड़ा इवेंट है। सार्क के मुतबादिल पूरा रीजन जो है उसमें, अच्छा चाइना रशिया, ये देखें ना कहाँ, ये तो पूरी फिर मेरे ख्याल से आसियान भी आगे जाके शायद इसका हिस्सा बन जाए। ये तो पूरा फिर एक वो जो एशियन सेंचुरी और ये जो सारी बात हो रही है, वो तो पूरा ज़बरदस्त ब्लॉक बनेगा। इसमें सेंट्रल एशिया भी अगर आ जाता है फ्यूचर में, मैं कहता साउथ एशिया तो है, लेकिन ये शायद बढ़ जाए इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एससीओ भी तो दाखिल हो रहा है ना, वो भी तो दाखिल होना चाहते हैं ना। तो कई मुल्क ऐसे हैं जो देखते हैं कि बहरहाल इसका कहाँ तक ही बढ़ता है सारा मुल्क। ब्रिक्स में कई मुल्क जा रहे हैं, थाईलैंड, वो तो ये बड़ा एक ब्लॉक बनेगा, बहुत बड़ा। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो वहाँ पे रॉन डेमर वाशिंगटन पहुँच गए, जो मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, आज उनकी वाइट हाउस में मुलाकात है इसराइल के, और तेज़ी के साथ इन्होंने ऐलान करना है, तेज़ी के साथ। अब एक उसमें ये बात दोबारा आ गई है कि जी फ़िलहाल 60 दिन की ही सीज़ फायर की जाए। ट्रंप इसको नहीं मान रहे। देखना ये है कि ट्रंप मुकम्मल सीज़ फायर, कंप्लीट सीज़ फायर का ऐलान करते हैं, या ये है कि 60 दिन का जो प्रपोज़ल है, 60 दिन का प्रपोज़ल, ये तो फिर हमास वाले भी कह रहे हैं कि 60 दिन का प्रपोज़ल अगर है तो फिर ठीक है, हम भी वो आधे छोड़ेंगे, अभी आधे हम रखेंगे, आप इंतज़ार करें 60 दिन। वो ट्रंप कहते हैं नहीं, इसको जल्दी करो। अब देखना ये है कि ट्रंप जो है, अच्छा ये जो केस इसको इन्होंने नेतन्याहू को कह रहे हैं कि हम तुम्हें सेफ पैसेज दे देंगे और इस तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो सेहूनी है ये नेतन्याहू को मार देंगे। सेहूनी जो है वो नेतन्याहू को इसके बाद मार देंगे, ये बात नेतन्याहू को पता है, लेकिन ये नेतन्याहू को सेफ पैसेज देने की बात हो रही है कि आप मुआहदा साइन करें और उसके बाद आप किसी दुनिया के किसी गोशे में जाके गायब हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन सेहूनी यहाँ नहीं रहने देंगे, ये बात तय है कि वो यहाँ जो इसराइल जिस शक्ल में भी मौजूद होगा इसको यहाँ पे नहीं रहने देंगे नेतन्याहू को। तो सेफ पैसेज वो यकीनन अपने लिए मांग रहा है। तो जो उसके वो सारे जो काबीना के लोग जो कि वहाँ मौजूद हैं और ये सारे, ये फिर शायद रुकें, शायद निकल जाएं, लेकिन ये है कि ये इनका यहाँ रहना पीछे मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तो दूसरी जो मैं बात है, ये बहुत बड़ा वाक़या है कि फ़लस्तीन की रियासत का ऐलान, बहुत बड़ा वाक़या है। और इसके आप सिर्फ इस तरह से देखें कि वो गोल्डा मेयर जो है वो कभी कभी एक मज़ाहन एक बात, इसराइल की जो वज़ीर आज़म, वो मज़ाहन बात कहती थी कि इतने साल तक बनी इसराइल को इधर उधर एग्जोडस के बाद इधर उधर वो भटकते रहे सहराओं में जाके। उनको इतने हज़ार साल बाद अगर कोई ज़मीन भी मिली तो ऐसी मिली जहाँ तेल नहीं है, ऑयल नहीं है। मतलब अगर हमें ज़मीन यहाँ पे देते वक्त अगर दाएं की जगह बाएं की तरफ मोड़ देते तो हमारी कौम वहाँ निकल जाती जहाँ ऑयल है। वो तक हमारे पास कोई ऑयल तो होता, क्यों अभी तो इसराइल में और इन पूरे इलाकों में जो पानी आता है वो भी दज्जल और फरात से आता है। तुर्की वहाँ से नल के बंद करे तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ ऑयल नहीं है, तेल कुछ भी नहीं है। अब जनाब जो इशू है, एक तो ये है ना कि यरूशलेम के हवाले से और बाकी सारे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें अब हमें समझ भी आता है कि ये यूरोप के कुछ मुल्क कैथोलिक्स और क्यों कुछ मुल्क हमायत करते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारे मुल्क हैं, आयरलैंड हमायत करता है तो आयरलैंड की हिस्ट्री है प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स की, तो उसकी वजह से कैथोलिक वहाँ पे हैं तो कैथोलिक आयरलैंड हमायत करता है। एक मजहबी पहलू भी है और बाकी इशूज़ भी हैं। लेकिन एक इशू जो बहुत बड़ा है वो ये है कि जो गज़ा है, अब मैं बात कर रहा हूँ यरूशलेम गिनी में गज़ा की बात कर रहा हूँ। गज़ा जो है वो गज़ा उन जो इलाकों में से एक है जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक एस्टिमेट है उनकी, अगर मैं ये 10th स्लाइड यहाँ पे दिखाऊँ, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनकी अगर मैं रिपोर्ट यहाँ पे दिखाऊँ तो गज़ा के जो पानी है, जो गज़ा मेरीन है और उसमें जो अगर हम दिखा सकें तो ये 540 गालिबन 500 ये है 524 बिलियन डॉलर के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं गज़ा में।
गज़ा में वो कहते हैं कर्स, बदकिस्मती होती है बाज़ दफ़ा कि किसी इलाके में ऑयल हो। इराक़ की बदकिस्मती थी ऑयल, जिन मुल्कों में ऑयल या गैस या रिजर्व्स हैं, तो एक तो कत्लेआम हो रहा है, कत्लेआम के पीछे कहीं ऑयल एंड गैस भी है, ठीक है। और ऑयल एंड गैस के 524 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स वहां पे मौजूद हैं। और अगर हम ये फर्स्ट मैप देखें तो ये सारे के सारे जो हैं ये उन इलाकों में जो गज़ा के पानी है, यानी जो गज़ा का जो पानी है फर्स्ट मैप में हमें नज़र आएगा। तो वहाँ पर जो है ये 1999 में ये लेविथॉन और तैमरडू और दालित और सारा और मीरा और ये सारा जो यहाँ पर ऑयल और गैस के यहाँ पे ज़खायर हैं जो कि असल में गज़ा के हैं, ये लेबनान और कहीं इसराइल और कहीं जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं, ज़ाहिर है कि वो इजिप्ट और ये तो चूँकि इजिप्ट ने कुछ माहदे साइन कर लिए, इजिप्ट ने नहीं किए, बेसिकली इसराइल ने किए। इसराइल इस तरह से किए कि हम माहदे साइन कर रहे हैं, फिर आपको दिया करेंगे पानी और गैस और ये सारा। तो ये 524 बिलियन डॉलर्स के ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं जो कि गज़ा के पास होंगे। जो मैं बात कह रहा हूँ कि गज़ा जो है यानी एक तो यरूशलेम और फिर गज़ा ही, अगर तो गज़ा में ही इतने बड़े गैस के और ऑयल के ज़खायर होंगे जो और ये इनका कमाल ये होगा कि ये जो कि ईस्ट मेडिटेरियन में तो सबसे करीब यूरोप के ये होंगे, यानी यहाँ से डायरेक्ट साइप्रस और साइप्रस से सीधा मेडिटेरियन क्रॉस करें तो आप यूरोप के अंदर मौजूद हैं। और ये वही रास्ता है जहाँ से इसराइली आए थे, यहाँ पे आबाद हुए थे। तो यहाँ से गैस सीधी, अगर ये अर्स रेनो अपनी डील्स करते हैं सारी, वहाँ पर जो भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी जिस शक्ल में भी आती है, क्योंकि यासिर अरफात जो हैं उन्होंने 1999 में ये कहा था कि यहाँ पे तलाश करो, तो 2000 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दे दी, ईयर 2000 के अंदर। तो ईयर 2000 रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऑयल एंड गैस के ज़खायर है। अगले साल वो उन्होंने पाबंदी, जनाब उनके जो एयर शोरून थे उन्होंने पाबंदी आयद कर दी, कोई मुआहिदा नहीं हो सकता, कोई ये नहीं हो सकता। वो सारा वो जो ओस्लो एकॉर्ड के तहत मामलात हुए थे 1995 में, सारा उन्होंने रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा आपके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, और फिर उसके बाद जो है वो सारे उन्होंने माहिदे साइन किए। किसी ने ब्रिटिश के साथ, कोई फ्रांस के साथ, कोई इसके साथ, कोई उसके साथ। तो ये ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा खेल है। और इसमें फिर पाइपलाइंस डिज़ाइन हुई आगे जाके बहुत ज़्यादा। एक पर्शियन पाइपलाइन डिसाइड हुई, वो तो अलग से डिसाइड हुई, लेकिन वो जो है वो ज़ाहिर इसराइल से नहीं क्रॉस कर रही। अगर हम सेकंड स्लाइड देखें, एक ये इसमें क्रॉस, एक ये बनी, एक जो है दूसरी भी जो कतर की है वो भी ज़ाहिर है कि यहाँ से नहीं गुजरी। लेकिन ये यूरोप के लिए 2 मुतबादिल पाइपलाइंस भी डिस्कस हुई दरमियान में कि ये यानी इस तरफ से। अब तो ये तो वो है ना मिडल कॉरिडोर, और वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ से यूरोप जाएगा, जो कि टर्की से और रशिया से ताल्लुक़ रखता है, मिडल कॉरिडोर। लेकिन ये जो यहाँ से ये मुजव्वज़ा पाइपलाइंस थी वो यहाँ से भी थी। और इसमें फिर आईमैक भी इसी में घुसी थी ना, इसीलिए इंडिया मिडल ईस्ट के ये ऑयल और गैस के जो ज़खायर हैं उन पर भी तो नज़र थी ना। साइप्रस अभी जो गए थे, साइप्रस का दौरा जो मोदी जी ने किया था, तो उसमें ये बात भी हो रही थी ना कि ये मामलात कैसे करने हैं, ऑयल एंड गैस के मामलात पर भी वहाँ बात हुई थी आईमैक में। तो ये सारा का सारा जो है ये जब गज़ा का फ़ैसला होने जा रहा है और जब फ़लस्तीनी रियासत का मामला होने जा रहा है, तो यहाँ पर कई मुल्क बेचैन भी हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो मुल्क होगा जिसने जदोजहद की, जिसने जहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और जिनके पास फिर वो इलाके आ गए जहाँ पर ऑयल एंड गैस भी, आप छोड़ दें कि कौन कितनी अरसर नौ तामीर करेगा, जो तामीर वही करेगा जो कहेगा कि भाईजान आगे जाके थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखिएगा। मतलब ये ऑयल एंड गैस के आपके इतने ज़खायर वहाँ पर आ रहे हैं और वो सबसे करीब हैं यूरोप के, और तो ज़रा मतलब मोनोपली ख़त्म होने जा रही है। एक और मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत कुर्बानियाँ, शायद पूरे इस ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देके वो रियासत वजूद में आ रही है और ऑयल एंड गैस उसके पास है। तो ये भी तो कर्ज भी तो है ना कि गज़ा में जो इतने लोग मारे शहीद हो रहे थे, उसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि उनको ऐसे शहीद किया जा रहा है, उसके पीछे ये था कि 524 बिलियन डॉलर के ऑयल एंड गैस कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो ये जो है ये बहरहाल ऑयल एंड गैस उनके हाथ से तो निकल गई।
अच्छा, और ये ऐलान तो उन्होंने करना है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने नेतन्याहू का भी कहा है कि भाई तुम इसके केसेस वेसेस माफ़ करो, तो अदालतें उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है इसराइल को? उनकी अदालतें भी आगे पीछे। अच्छा, अब दूसरा इशू ये है, एक तो ऑयल एंड गैस है, दूसरा इशू ये है कि सबसे ज़्यादा फौजी इमदाद किसको दी जाती है? सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर अमेरिका किसी को फौजी इमदाद देता है तो वो इसराइल को देता है जी। और इसराइल को इतनी इमदाद देता है कि अगर आप ये 7 स्लाइड देखें तो परचेजिंग देखें तो F-35 की परचेजिंग 2010 में उनको 19 जहाज दिए, फिर 14, फिर 16 में, या फिर आगे पीछे, फिर उनको इतना पैसा दिया है इसराइल को कि शायद ही किसी और को पैसा दिया हो। ये अगर आप 8 स्लाइड देखें तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, फलाना, अमेरिका भी उसमें दे रहा है पैसे, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, ये मतलब इस कदर पैसा इनको दिया है इसराइल को कि आदमी सोचता है कि यार इन्होंने आखिर में अगर इनका ये अंजाम होना था। और ये 6 स्लाइड अगर देखें यूएस असिस्टेंस टू इसराइल, तो जनाब ये 99 से ऑनवर्ड जो है ये इनमें 10 साल का मेमोरेंडम साइन हुआ, फिर उसके बाद 2019 में पता नहीं कितने बिलियन, और ये हर साल मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा इनको फौजी इमदाद के लिए इनको पैसा दिया जाता रहा। और फौजी इमदाद इसलिए कि भाई आप जो हैं वो आखिर में ये होना है जो हुआ, इसराइल जो पिटाई हुई है इनकी ईरान के हाथों, तो ये उस मुल्क के हाथों जिसमें सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ थी, उस मुल्क की पिटाई हुई है जिसको सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता रहा है, ठीक है। और यहाँ देखें पड़ोस में क्या हुआ है, 6 जहाज गिर गए, 20 लोग थे, इनको भी इमदाद जाती रही। ये जाली डॉलर तो नहीं बनने शुरू हो गए कहीं दुनिया में, नोट जाली तो नहीं करेंसी हो गई, ये 2 नंबर के इनका क्या चक्कर क्या हुआ है? बड़ी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बड़ी आगे है, मगर ये दोनों मुल्कों के साथ देखें ना क्या हुआ है। अच्छा, अब मसला ये है कि इसी तरह से जो वो है तो ये इमदाद बंद होगी इसराइल के अगर। अच्छा, इससे पहले जब इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट हुआ, इजिप्ट को दूसरे नंबर पे इजिप्ट को जाती है, मिस्र को फौजी इमदाद जाती है, तीसरे नंबर पर जॉर्डन को जाती है, इन सारे मुल्कों को जो है वो बहुत ज़्यादा इमदाद जाती है। अब मसला ये है कि ये अगर इसराइली रियासत बन जाती है और तो फिर उसके बाद ये पूरी जो, अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप को इसमें ये भी नज़र आ रहा है ना कि मैंने पैसे भी तो काटने हैं ना, इमदाद भी तो बंद करनी है, वो DOG वाला खेल भी तो है ना दरमियान में कि हम पैसे क्यों दें। अगर इन्होंने यूरोप की बंद कर दी तो यहाँ पर हाल देते रहेंगे पैसे इसराइल को कि तुम्हें हम जलील करवाने के पैसे दे रहे हैं, इसलिए कि खुद भी जलील हो, हमें भी जलील करवाओ दुनिया में, ये पैसे लो, ये पैसे पकड़ो और गालियाँ हमें भी पड़वाओ, खुद भी खाओ, ठीक है। तो हर जगह बताते फिरो कि अमेरिका ने पैसे दिए हैं हमें हिफाजत के, और फिर तुम्हें भी गालियाँ पड़े हमें भी पड़े, ठीक है। और DIA और CIA लड़ रही है आपस में। तो मसला ये सारा पैसा तो बंद होगा भाई। यूक्रेन की इमदाद अगर बंद हो गई तो इसराइल को किस खाते में मिलेगी? जब इसराइल को तो नहीं मिलेगी ना। और ख़ास तौर पे जब आप हारे हुए को पैसा कौन देता है कि नए सिरे से, अच्छा जी आयरन डोम भी डूब गया, आपका डेविड स्लिंग भी डूब गया, आपके थर्ड मिसाइल को पेनिट्रेट कर गए हुतीज, तो अब आपको क्या मतलब है कि जो है वो क्या करें, ठीक है। मतलब है कि कोई मतलब क्या रेयर अर्थ मिनरल्स का कोई तंबू बना के सर पे लगा दें, क्या करें? और ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पैसा भी बंद होने जाएगा साथ ही। अब इसीलिए ये मामला बड़े गंभीर हैं। वो कह रहे हैं जी अभी फौरी ऐलान ना करें, एक प्रपोजल गया है जी 60 दिन के लिए कर दें, ज़रा सोचने दें। वो कह रहे हैं नहीं, ट्रम्प कह रहे हैं अभी अनाउंस करूँगा, नई फौज बनेगी, नई पुलिस बनेगी, नई अदारे बनेंगे, पैसों के ये सारी डील होगी, नई ऑयल एंड गैस के बड़े बड़े जो पुराने मंसूबे हैं वो रिवर्ट होंगे। किसको? प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कि अमेरिका के साथ कर लेना, वो अमेरिका के साथ कर लेंगे गजा वाले। उन्होंने तो देखे ना, एक बरतानिया और ये यूरोप की कंपनीज और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के दरमियान थे ना, वो तो कब्जा कर लिया था फ़ौरन 2000 के अंदर। एयरचर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ऑयल सारा इसराइल का है, ये तो गैस इसराइल की है। गजा में से निकली यासिर अराफात ने, मरहूम ने उनकी वजह से ये हुई। उन्होंने कहा ऑस्लो अकॉर्ड हो गया तो हम यहाँ अपना देखते हैं सारा सिलसिला। उन्होंने कब्जा कर लिया। मकबूजा इलाके नहीं है सिर्फ, ये ऑयल एंड गैस, इसके वजह से गजा में शाद। अब ये बात कितनी अजीब लगती है कि लोग सोचते होंगे कि यार लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि गजा की शहादतों के पीछे जो है ये ऑयल एंड गैस का खेल भी है। तो ऑयल एंड गैस जो है, अब वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अभी जंगें ख़त्म नहीं हुई बल्कि नई शक्ल में सामने आएंगी। नई शक्ल में सामने आएंगी और ये मैंने आपसे कहा ना कि ये एक तो वहाँ आज एक F-16 और गिरा दिए पायलट समेत यूक्रेन का। रशिया बिल्कुल आगे जा रहा है और वो कहाँ जाकर रुकेगा। अब सीज़ फायर टॉक्स तो ख़त्म हो गई ना, उनसे कोई अमेरिकन ने कहा है कि आप सीज़ फायर टॉक करें। प्रेसिडेंट पुतिन को भी ज़रूरत ही नहीं सीज़ फायर टॉक की। वो तेज़ी के साथ जो है रशियन फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं और वो कहाँ जाके रुकती हैं ये मैं नहीं जानता। वो कीव वगैरह वो सारा साइड पे चला गया, ज़ेलेंस्की और वो सारा। जो दूसरा इशू है वो यहाँ पे आप देखें कि ये पूरी जो इस खत्ते की डायनेमिक्स हैं वो SCO और ये जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उसमें ये फॉरएवर तब्दील होने जा रही है। यहाँ पे अलाइंसेज, लॉन्ग टर्म अलाइंसेज हैं, ठीक है, इस खत्ते में ये बनने जा रहे हैं जो कि सार्क के मुतबादिल होंगे और जिसमें मुझे गुमान है कि इसमें मुमकिन है कि SCO और ये जो ये नए ब्लॉक बन रहे हैं ये सारे के सारे एक होकर यकजा हों और इसमें दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो भी आ जाएं, यानी रशिया भी जैसे आ जाए, क्योंकि ब्रिक्स के मुल्क भी इसमें शामिल हो जाएं जो कि इस इलाके में जिनकी आने वाले अरसे में मज़ीद जो ब्रिक्स के रुकन बनेंगे। और आसियान के मुल्क भी शायद इधर ही आ जाएँ। उनमें से कोई झगड़ा लड़ाई यहाँ पे नहीं चाहता और कोई भी मैं नहीं समझता कि कोई लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, तिजारत और सुकून, लेकिन इंडिया इसमें क्या सूरत हाल उनकी बनेगी? उनका अभी तक मुआहदा नहीं हो पा रहा अमेरिका से टैरिफ्स का। 8 तारीख तक, 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है और 8 तारीख तक जो है ये मामला खिंच गया और उनके टैरिफ्स के ऊपर भी अमेरिका जो है वो उनसे राज़ी नहीं हो रहा। वो बात भी आगे नहीं बढ़ी। मोदी जी मुझे नहीं पता ये भारत को कहाँ ले गए हैं। बहरहाल इनके लोग खुद ज़ाहिर है कि उनसे पूछेंगे। एक जो मामला है वो ये है कि जो मगरबी किनारा है यरूशलेम शहर, यरूशलेम पे काफ़ी तफसील से हम बात कर चुके हैं। अल-कुद्स जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र उस बस्ती के नाम से या मस्जिद अक्सा के, लेकिन यरूशलेम का जो शहर का नाम है वो कुरान शरीफ में ऐसा सच नहीं आया। उसके ऊपर काफ़ी हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, कभी दोबारा भी करेंगे। यानी जैसे मक्का का नाम है, मक्का का भी नाम है और वो बक्का के नाम से भी, 2 नामों से शहर का नाम है, या मदीना और यसरब, ये अल्फाज। ये तो यरूशलेम का नाम नहीं है, लेकिन यरूशलेम का वो बस्ती की तरफ इशारा है बहुत दफ़ा, उस बस्ती, उस वादी, इस तरह करके। और फिर ये कि अल-कुद्स, मस्जिद अक्सा और फिर सारे, लेकिन ये शहर के हवाले से नाम नहीं है। अच्छा, तो ये इसकी भी बड़ी एक तारीख़ है और उसकी वजूहात बयान होती हैं मुख्तलिफ, लेकिन ये कि उस पर बाद में बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि ये जो फ़ैसला होने जा रहा है तो उसमें कौन सी 67 की सरहदें होंगी, क्या होंगी, गैस और ऑयल के ज़ख़ायर का क्या बनेगा आगे, और ये फौरी होने इसी हफ्ते होने जा रहा है। मैंने कहा ना आज कैबिनेट का इजलास हो रहा है, सिक्योरिटी का नेतन्याहू को बुला लिया है, उनका रौन देमर वहाँ पहुँचा हुआ है और आपस में खाना जंगी शुरू हो गई है। खाना जंगी शुरू हो गई किसकी? गैर कानूनी आबादकारों की और फ़ौज की। और उसमें आज फिर लड़ाई हुई है। अगर हम फर्स्ट देखें तो उनका मीडिया बता रहा है राइट विंग रॉयटर्स टॉर्च, उन्होंने वो बहुत बड़ी जो सेंट्रल ब्रिगेड है ना, जो मगरबी किनारे में इसराइल की फ़ौज की सेंट्रल ब्रिगेड है, उसकी चौकियों को आग लगा दी है। उसकी चौकियों को जो सहूनी आबादकार हैं उन्होंने आग लगानी शुरू की। फ़लस्तीनी नहीं कर रहे, ये वो जिनको उठाना है फ़ौज ने आगे जाके, वो तो एक इशारा आएगा तो फ़ौज उठाएगी ना, इन पर तो बुलडोज़र फिरेगी। तो उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी है। और कई उन्होंने ये टाइम्स ऑफ इसराइल देखें तो हेड ऑफ IDF जो है वेस्ट बैंक के, वो कह रहे हैं वी वोंट बी साइलेंट ऑन सेटलर वायलेंस। सेटलर ये जो आबादकार हमारे ऊपर अब हमला करना शुरू कर दिया, जिन्होंने सहूनी आबादकारों ने उनकी फ़ौज में हमला करना शुरू कर दिया कि यहाँ से हमें उठा रहे हो तुम, यहाँ तो हम आबाद हुए हैं। उन्होंने कहा उठो भाई, ये उनको इशारे आ रहे हैं ना कि यहाँ से उठो। तो वो पूछ रहे हैं केड़े पासे जावा, मंजे कितने डावांगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, उठो यहाँ से, यहाँ तो दूसरी रियासत का अनाउंस करने वाले ट्रम्प। उसके बाद थर्ड हम देखें तो डजन्स ऑफ इजरायली सेटलर्स अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू वेस्ट बैंक IDF बेस, सेट फायर, आग लगा रहे हैं वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू IDF नंबर ऑफ इजरायली सिविलियन सेट फायर, ये देखें। और ये जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स को, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वेस्ट बैंक में, सिक्योरिटी और फौज आ गई है वहाँ पे, और ये शूटिंग उन्होंने शूट कर दी है एक टीनेजर को। लेकिन कर कौन रहा है? डजन्स ऑफ इजरायली सेटलर्स। अब आप ये देखें ना, सेटल लड़के से रहे इसराइली डिफेंस फोर्सेज से, ठीक है ना। और आर्मी सोर्सेज जो हैं उनको कह रही हैं बार बार कि आप जो है यहाँ पे वो 2 जो उनके इंतहा पसंद थे, ये स्मोत्रिच और
जो बेन गिवर, ये पता नहीं इनका क्या बनता है, क्योंकि ये इन्हीं के मानने वाले हैं, ये सेहूनी जो हैं उसी को, वो इनके लीडर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो गारंटी दी थी कि यहाँ से कभी भी जो मगरबी किनारा है वो तो आपके पास ही रहेगा। फ़ौज कह रही है फैसला करें, जल्दी फैसला करें, और फ़ौज डायरेक्ट वो काम कर रही है जो काम, फ़ौज तो पहले तभी बैठी ना बहुत अरसे। वो कहते हैं गज़ा के अंदर आपको कभी भी, आप ज़रा ज़हन में लेकर आएँ कि अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में भी लॉयड ऑस्टिन कहते थे कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इसराइल को। देखिए ना, विजनरी आदमी कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इसराइल को, उनका पहले से ही मौका था, लेकिन बाइडन को शौक था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तो ये वहाँ पे अब सूरत हाल है कि खाना जंगी की फ़ज़ा है। खाना जंगी की फ़ज़ा है, फिर कई मुल्कों को ये कि ऑयल एंड गैस, फिर ये कि लॉन्ग टर्म मामला जिन्होंने इसराइल के साथ, इसराइल किस शक्ल में रह जाएगा, तल अवीव और बाकी जो है वो अगर लिमिटेड उनका। अच्छा, फिर उसमें एक और मामला गोलान हाइट्स के ऊपर, वो अहमद ये लेबनान का जो मीडिया है, मैं कोट कर रहा हूँ, इन्होंने अहमद शरा के साथ जो असल में बात चल रही है इसराइल की, जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ बात चल रही है गोलान हाइट्स के ऊपर। लेकिन जो लेबनान का मीडिया है, मैं वो कोट कर रहा हूँ, LBC, लेबनान का मीडिया कह रहा है कि सीरियन आर्मी ने एसेसिनेशन अटैम्प्ट्स अहमद शरा के ऊपर जो है वो दरा में एसेसिनेशन उनकी की कोशिश हो रही थी। इसमें अन-नुसरा फ्रंट और दाइश के कुछ ग्रुप्स, क्योंकि हमेशा ये जो इस तरह के ग्रुप्स हैं उसमें एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप कहीं ना कहीं से निकल के सामने आते हैं। तो ये, और फिर ये सीरिया का जो प्रेस है 27 सीरियन गवर्नमेंट डिनाइज रिपोर्ट्स, वो डिनाई कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये कि वहाँ पर ये सूरत हाल है कि उनको ये एसेसिनेशन, और ये ज़हन में रखें कि अमेरिकन ने 3 हफ्ते पहले कहा था मशवरा को कि आपको कत्ल किया जा सकता है। अब ये जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर जो है वो उन्होंने फैसला करना है कि गोलान की पहाड़ियों को रखना है, गोलान की पहाड़ियों को देना है, गोलान की पहाड़ियों को इंटरनेशनलाइज करना है, क्या करना है। तो गोलान की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो अंदर एक इख्तलाफ शुरू है कि 67 के बॉर्डर पे जाते हैं तो गोलान की पहाड़ियाँ वापस लो, और गोलान की पहाड़ियाँ वापस लेते हैं तो वो फिर सारा ही वो फिर वो इसराइल खुद ही उठ के चले जाएं तो बेहतर है, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। वो ऊपर से पहाड़ियों के ऊपर वो बैठ जाएंगे आके, तो वो या तो इंटरनेशनलाइज किया जाए ताकि इनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन इशू ये है कि ये आगे जाके जो कत्लेआम हुआ है फ़लस्तीनियों का, अभी तो फ़लस्तीनी ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो कह रहे हैं बस हमारा ऐलान हो जाए, इतना सा एक कहते हैं ना, एक देखें आप ज़रा, जिन कौमों के पास अल्लाह ने जिनको ज़मीन दी है वो उसकी कदर नहीं कर रहे, और जिनके पास जो कौमें मजबूत हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, अब देखें वो किस तरह से लड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं, किस लिए कि ज़मीन नहीं है। और जिनको अल्लाह ने आज़ादी भी दी, ज़मीन भी दी और सब कुछ दिया, और उसके बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया बल्कि उसी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। आप ज़रा देखें, ये ऐसा भी हो रहा है। वो सिर्फ एक ज़मीन के लिए वो बच्चे, वो औरतें, कि हमें शनाख्त मिल जाए किसी तरह, मर्द, नस्लें उनकी तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। अब उनका ऐलान जो है वो होने जा रहा है, तो वही कहते हैं कि मैं बस एक थोड़ी सी ज़मीन का ऐलान हो जाए कि फ़लस्तीन है, ये फ़लस्तीन है, वो गज़ा में हो जाए, वो यरूशलेम में हो जाए, वो मगरबी किनारे पे हो जाए, तो उनका ऐलान होने जा रहा है। अब जनाब फ़ौज कह रही है कि वो फ़ौज तैयारी पकड़ रही है अपनी कि भाई ये यहाँ पे हमने किस तरह, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के हवाले से इजिप्ट जो है वो टर्की में हमास का डेलीगेशन था, उनके इंटेलिजेंस चीफ, तो सारा ज़ाहिर है खित्ते के अंदर कोई बदम नहीं। लेकिन अहमद शरा के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्शंस हैं और बहुत ज़्यादा शायद अभी सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अहमद शरा शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी गारंटी दें इसराइल को और वो पता चले कि वो उसमें जो है वो वहाँ पे मसला खड़ा हो जाए। तो वो मसाइल वहाँ पे सीरिया में हैं, लेकिन ये है कि उसको मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया, टर्की, बाकी जो मुल्क हैं, कतर वगैरह, वो उसको संभालेंगे। लेकिन ये एक इशू जो है वो उनको डायरेक्ट कर दिया इसराइल के साथ, तो वो एक उनका इशू जो है, क्योंकि सीरिया का इशू है गोलान पहाड़ियाँ। अब इसमें यह है कि इसमें ऐलान कब होता है, कैसे होता है, और वहाँ पर पैसा जो बंद हो जाएगा, ये जो पैसा बंद होने जा रहा है ना, ये एड कहाँ जाती थी, ये कहाँ गई इतने सालों, जिन मुल्कों को एड गई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स फौजी इमदाद गई है, तो वो मुल्क भी अब सोच रहे हैं कि भाई एक मिनट, ये हमारे पड़ोस में जो नया मुल्क हुई तो वो आ रहा है जिनको मतलब उनको नेशनलिटी मिलने वाली है, जिनको हम घास नहीं डालते थे कभी, और उनके पासपोर्ट इशू होंगे। और साथ ही जो है वो कई मुल्क जो हैं, बल्कि यूरोप के,
वो ऐसे हैं कि जो इनके यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को, औरतों को, बाकी लोगों को कई मुल्क अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं। यानी आप देखें कितनी कमाल की बात है कि कई मुल्क ऐसे हैं वहाँ पर ये हो रहा है कि जी अभी से उन्होंने तैयारी शुरू करी। मैं यूरोप के मुल्कों की बात कर रहा हूँ। यूरोप के मुल्कों में उन्होंने कई स्कूल, कई जगहों पे उन्होंने कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से बच्चे, औरतें लेकर आएँ, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में ऐलान कर दिया है, कुछ डॉक्टर्स ने। तो एक बड़ा काम, एक पूरी आप समझिए कि कौम की तामीर नौ होनी है। तो उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का एक रोल है आने वाले दिनों में। ये मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ रियासत का ऐलान नहीं हो रहा, ये पूरे खत्ते की डायनामिक्स चेंज हो रही है। डायनामिक्स हो रहा है तो उनका अरसर है ना, नक्शा ख़त्म हो रहा है ना, और वो प्लान ही ख़त्म हो रहा है। नहीं सुन, अगर ये देखें यहाँ से ये चले जाते हैं ना, ये अब थर्ड टेम्पल नहीं बनता तो ये हज़ारों साल तक फिर भटकते रहेंगे, फिर सज़ा है। ये भटकने वाला खेल नहीं है कि बैठे रहेंगे एक जगह। इनकी जो बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं, ऐदनामा कदीम ये कहता है कि फिर जब यहाँ से ये इसमें नाकाम हो जाओगे, एक टेम्पल और दूसरे टेम्पल के दरमियान का जो वक्फा है उसमें फिर सज़ा मिलेगी, फिर सज़ा है, फिर कत्ले आम है, फिर मतलब वो जो यूरोप में होता रहा इतने साल, जो बाकी होता रहा। और तो फिर इसमें वो नहीं है कि आप सुकून से बैठ जाएंगे किसी जगह, पिकनिक बनाएंगे बैठ के कि जी हमारा इसराइल है। और यूरोप जो है, ये बात जहन में रखें कि यूरोप में वो यूक्रेन को नहीं मान रहे तो वो इनको मानेंगे। इनको तो उन्होंने फेंका था, इनको तो इन्होंने फेंक दिया था उठा के कि यार हम चाहते भी हैं लेकिन छोड़ो यार, सारे कैथोलिक यहाँ पे पीछे लगे हुए हैं, मुसीबत है, इनको यहाँ से निकालो। इनको तो वो जो पुरानी आती है ना जहन में हिस्ट्री के सलीबी जंगों की, तो इनको तो यहाँ से फारिग करो। तो ये तो एक तारीख़ है पूरी। ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे ले गए थे, तो ये वहाँ जाके अभी तो बड़ा ठीक है ना, यूरो जोन में म्यूज़िक चल रहे हैं फलां, वो आगे यूरोप के अंदर भी एक बड़ी और ख़ास तौर पे राइट विंग है। ये राइट विंग की पार्टियों का जो आगे आना है, ये मुसलमानों के लिए बाद में है, वो इनके लिए पहले है। अगर आप जाके वो राइट विंग के लोगों से बात करें ना यूरोप में, पूछेंगे ज्यूज़ आपका इसराइल के बारे में क्या ख्याल है, अभी पब्लिकली तो नहीं कहेंगे वो, लेकिन आप ज़रा उनकी राय जाने तो आपको पता चलेगा कि वो हिटलर से भी आगे हैं। तो इसलिए ये पूरा एक जो सिस्टम है ना इसराइल का, प्रोजेक्ट इसराइल जो है, वो अगर ये किसी भी सूरत में ऐलान कर दिया ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और वो सोशल ट्रुथ पे करेंगे ऐलान, किसी वक्त कर देंगे। अभी अब देखें ना, वो पिछले 24-48 घंटों में वो गजा का सीज फायर करो, और उनको हो रहा है मैं जल्दी करूँ ना फ़ौरन। ये रवांडा और कॉन्गो के चक्कर में दुनिया सोच में पड़ गई है कि ये तो रेयर मिनरल के चक्कर में हुआ है, तो जल्दी करूँ इसको जल्दी करूँ। तो ये जो है ये उन्होंने जल्दी करना है, और इसीलिए आज वाइट हाउस में पहली मुलाकातें बुला ली हैं, और नेतन्याहू को किसी वक्त भी कहेंगे। नेतन्याहू भी सिक्योरिटी कैबिनेट से उसकी मीटिंग हो रही है, फ़ौज कह रही है कि आप जल्दी हमें हुक्म करें। हम तो पहले से कह रहे हैं कि जंग ये हमारे लिए ख़राब होगी, और उनके फ़ौजी भी बस सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि 4 अरब ममालिक जो हैं फौरी तौर पर वो उनकी जो पीस कीपर्स हैं, वो अगर तो कंप्लीट विड्रॉल हो गया इसराइली फ़ौज का, तो फौरी तौर पर कंट्रोल संभाल लेंगे, और अंदर ही खाना जंगी की कोशिश भी होती रही है, ये सारे मामला होते रहे। असल बात यह है कि दुनिया को पता चलेगा कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर पिछले इतने महीनों में गजा में हुआ क्या है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।